नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, कमाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय चतुर्वेदी सर। अजय चतुर्वेदी सर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स। हम ऑफ एंड ऑन बहुत सारे सब्जेक्ट्स करते रहे एंड जो लंबी चौड़ी लिस्ट है सर की, राइट फ्रॉम अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो लेटेस्ट सर को मिला है दैट इज वेटरन अचीवर्स अवार्ड बाय सीडीएस हिमसेल्फ। सर ये अवार्ड मतलब आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, आई वुड से दैट्स अनदर फेदर ये इन द आप लोगों कैप। की दुआओं का असर है। जी जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू। सर जैसा कि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे थे, जो मोदी गवर्नमेंट है इस वक्त वो बहुत बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। इससे बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, बहुत लोगों को खुशी होगी। जो देशभक्त हैं उन्हें तो बहुत खुशी होगी क्योंकि हम न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करें। इमेजिन, सो हियर इज द डिफरेंस दैट अजय सर ओनली टोल्ड मी। न्यूक्लियर प्लांट्स दो तरीके से होते हैं। जब वो फिजन होता है, कंट्रोल्ड फिजन होता है, तो वो पावर जनरेट करता है, और जब वो अनकंट्रोल्ड होता है तो वो हथियार होता है। तो ये जो प्लान्स बनने जा रहे हैं उसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, बिकॉज न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर चुपचाप धीरे धीरे हौले हौले मोदी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। सर, प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी। थैंक यू गायत्री जी। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया जो है एक जिसको कहते हैं कि बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। तो फिर इस साल एक नया आइडिया आया गवर्नमेंट के दिमाग में, और जो उन्होंने इस बार के बजट में करीब 20,000 करोड़ ईयर मार्क किए। किसके लिए? स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं, ये नथिंग बट ये एक छोटा फॉर्म है बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट 7-8 साल में बनता है, ये करीब 3 साल में बन जाएगा। दूसरा, इसके पार्ट जो है मॉड्यूलर है, और ये क्या है कि स्केलेबल है। कि मतलब आपने, अच्छा, ये 5 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक बनाया जा सकता है आसानी से। अच्छा, फिर जब इनको आप बनाओगे तो इनको, आप जरूरी नहीं है कि आप इनको पॉपुलेशन सेंटर से दूर बनाओ, फिर उसके ट्रांसमिशन लाइन खींचो। आप इसको रिमोटली भी बना सकते हो। तो छोटे छोटे जगह पे, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, वहां बन सकता है, या पानी के अंदर। तो 2013 में ओरेगन यूनिवर्सिटी ने पहली बार एक नया ये प्लांट किया, और एक उन्होंने ऐसा पावर प्लांट बनाया जो कि सक्सेसफुल हो गया। आज की तारीख में काफी इस पे काम हो रहा है। काफी दुनिया की बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, हिंदुस्तान में भी काफी काम हो रहा है। और एक चीज जो है, जो सबसे बड़ी, आज की तारीख में दो देश हैं, एक रशिया और दूसरा चाइना। ऑलरेडी एसएमआर उन्होंने बना लिया है। इनफैक्ट रशिया एक स्टेप आगे चला गया है। उन्होंने तो मरीन बेस भी बनाया कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। फिर एसआरएम क्या होता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं समझ में आता हो। जी। जी, क्या? सॉरी, एसआरएम, मैं सो एस एसआरएम, एस एसआरएम। एस में एसएमआर एसएमआर एसएमआर। जी, एसएमआर, एसएमआर क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है सर? जी, जो ये इसमें ये जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं, बेसिकली ये फिशन बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनते हैं। फिशन क्या होता है कि कोई आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन से दो न्यूट्रॉन निकले उससे, और उस जो दो न्यूट्रॉन निकले, उन्होंने दो दूसरे इनरिच्ड मटेरियल को हिट किया, और इस तरह से एक चेन बन जाती है। और ये रिएक्शन जो होते हैं, जिसको बोला जाए एक्सोथर्मिक है, इसमें से क्या होता है, एनर्जी निकलती है। अगर उस एनर्जी को हम ट्रैप कर लें, तो वो एनर्जी जो है आपको क्या करेगा, पानी को गर्म करने के लिए यूज होगा। उससे भाप बनाई जाएगी, उस भाप से टरबाइन चलाओगे, टरबाइन से जनरेटर और पावर जनरेट करोगे। तो ये जो साइकिल है, इसको, कि जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस कैन बी कंट्रोल्ड और इट कैन बी अनकंट्रोल्ड। अगर आप इसको अनकंट्रोल कर दो, तो मतलब कितने भी न्यूट्रॉन पैदा होते जाएंगे और वो तो बढ़ती चली जाएगी, तो वो बॉम्ब ग्रेड हो जाएगा। कि बॉम्ब यूरेनियम 235 इंडिया मास्टर कर रहा है पूरी एंड टू एंड साइकिल, मिलिंग से लेकर के, जो मतलब जिसको कहा जाए कि माइनिंग से लेकर के एंड पावर जनरेशन तक, सब कुछ हम बनाने लगे हैं। और हमारी आज की जो कैपेसिटी है इसकी,
करीब 8,000 से ज़्यादा गीगावाट की कैपेसिटी है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों ने अचीव कर लिया। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा लगाया। ये पूरा प्लांट आप देखिए कि किस तरीके से पावर जनरेट हो रही है और ये पावर जो है हमारी जो इकोनॉमिक्स को फ्यूल करती है। अच्छा, तो ये जो हम लोगों ने जब शुरू किया, तो फिर मतलब ये आया कि जो इस साल के बजट की हम लोग अगर बात करें, तो उसमें ये आया कि भाई ये 7-8 साल में अगर हम करने लगे तो हम 47 तक 100 गीगावाट नहीं पहुँच सकते। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको एक आइडिया है कि हम अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएँ, जो 3 साल में बन जाएँगे, तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। तो फिर ये देखा जाने लगा क्या ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दुनिया में? तो ये अवेलेबल है। जैसा मैंने बताया कि ये अमेरिका में 2013 से इस पे काम शुरू हो गया और 2020 और 2024 तक जो सॉरी रशिया और चाइना के प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए। इसके बता दूं आपको, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां 25% प्लूटोनियम है। थोरियम थोरियम जो कि उसका बेस मटेरियल है। एक एक केरला में एक सैंड है जिसका नाम है मोनाजाइट सैंड। उसमें जो मिलता है ये थोरियम मिलता है और ये थोरियम भारतवर्ष दुनिया में 25% है। अच्छा, हाल में कुछ नई जगहों पे निकल के आई है यूरेनियम, जैसे कि एक तुमलापल्ली है जो कडपा डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें हमको यूरेनियम मिल गया है। और दूसरा 1-2-3 एग्रीमेंट से हमारा जो न्यूक्लियर अपार्थाइड था कि लोगों ने हमको न्यूक्लियर यूरेनियम देना बंद कर दिया था, अब हमको नामीबिया भी दे रहा है। देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर जो नामीबिया गए थे, एक बहुत बड़ा कारण था कि उनके पास यूरेनियम का भंडार है। ऑस्ट्रेलिया से हमारी दोस्ती है कि ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर यूरेनियम का भंडार है। अमेरिका देने को के पास है यूरेनियम, बट वो कहते हैं कि हम प्लांट देंगे। अभी एक नया जो प्लांट जो हरियाणा में आने वाला है, वहाँ पे ये देने को तैयार है क्योंकि उसमें कोई लायबिलिटी वगैरह कुछ एक्ट की प्रॉब्लम थी। वो एक अलग विषय है, लेकिन अब वो भी देने को तैयार है कि प्लांट के साथ हमको देंगे। रशिया के साथ हमारा जो है हमारे प्लांट बन रहे हैं, लेकिन एसएमआर नहीं बन रहे थे। अब हमारे यहाँ क्या हम लोगों ने 2 चीज़ें की। एक तो हमारा 62 का जो एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसको रिवीजन की बात की। उसको रिवीजन करने से क्या होगा कि प्राइवेट कंपनियाँ आ सकती हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ इसमें कौन आ सकता था? गवर्नमेंट की एनपीसीआईएल जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, वो ही आ सकती थी। तो लेकिन अगर जब हम लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को देना, अच्छा कुछ प्राइवेट कंपनियों ने काम भी इस पे शुरू कर दिया है, जैसे टाटा पावर है, टीसीएस है। टीसीएस कम से कम 40 से 50 एसएमआर बनाने का प्लान कर रहा है। दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो इस तरह से कई प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में आने लगी हैं और गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट कर रही है कि एक तो उन्होंने एक बीएआरसी ने एक नया डिजाइन बनाया जिसको बोल रहे हैं वो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो वो जो डिजाइन जो है वो बन गया है, पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब क्योंकि ये 12 मार्च को जितेंद्र सिंह साहब ने लोकसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान बता भी दिया कि हमारा वो प्लांट बिल्कुल डिजाइन रेडी है, अब उसको बनाने की जरूरत है। तो इसमें जो है जैसा कि मैंने बताया कि अभी आज की तारीख में अगर आप पर किलोवाट आवर की पावर की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी महंगी है कोल के मुकाबले में। लेकिन अगर जैसे ये एसएमआर आएंगे, ये स्केलेबल है, तो अभी आपने फैक्ट्री में मॉड्यूल बनाया और कहीं ग्राउंड पे जाके उसको जोड़ दिया और आपका एसएमआर तैयार हो गया। तो जो 7 साल में या 8 साल में होना था वो 3 साल में हो गया और आपका प्लांट फंक्शनल करने लगा। तो जितने ज्यादा प्लांट लगेंगे उतने ज्यादा हमारा फायदा होता जाएगा, हमारी कॉस्ट घटती जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये हम लोगों को कैसे फायदा देंगे, एसएमआर कैसे जल्दी बन सकते हैं। 3 चीजें इंडिया ने फिर एक बहुत ही इंडिया में मतलब बहुत दिमाग वाले लोग हैं, तो इन्होंने एक चीज निकाली कि भाई बहुत सारे हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो अब डिसयूज में चले गए हैं कि अब उनकी जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन वहां 3 चीजें अवेलेबल हैं। एक, जमीन अवेलेबल है। दूसरा, पानी अवेलेबल है। और तीसरा, आपके पास उनकी ट्रांसमिशन लाइन अवेलेबल है। अगर वहां पे एसएमआर बनाया जाए और स्केलेबल हो, जो 5 मेगावाट से 300 मेगावाट तक, आप बजाय इसके कि आप
एक 300 मेगावाट का लगा, आप 10 को 300 मेगावाट के लगा दीजिए, तो 3000 मेगावाट आपको पावर जनरेट होने लगेगी। तो इस तरीके से, इस तरह के उन्होंने 10 चिन्हित किए हैं जगह, जिसमें एक बामनखोड़ी करके एक जगह है गुजरात में, उसके अलावा और भी 10 है। फिर एक और लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जहाँ जहाँ कायगा है, आपके नरोरा है, इस तरह से जितने भी हमारे प्लांट हैं जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनके साथ भी ये चीज बनाई जा सकती है। अच्छा, दूसरा, जब ये बनने लगेंगे और ये आपके ज्यादा आपकी इंडस्ट्री बनाने लगेगी, तो एक जो सबसे बड़ा फायदा होगा हमको, वो ये होगा कि हम जिस एरिया में भी बनाएंगे, अगर ग्रिड नहीं भी है तो ऑफ ग्रिड भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत ग्रेट आइडिया है मेरे हिसाब से। और एक और जो चीज है कि अभी ये मार्केट अभी ग्रो कर रहा है, करीब 19 देशों में करीब 80 प्लांट की प्लानिंग हो रही है। तो अगर हम लोग 19 देशों में, इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो छोटे देश हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन औरों के मुकाबले ऑलमोस्ट 1/3 1/5 होती है। जैसे कि मंगलयान वगैरह में आपने देखा हुआ है कि हमारी बहुत कम कॉस्ट होती है, एप्पल फोन में देखा होगा आपने। तो ये एक बड़ा मार्केट इमर्ज हो रहा है। तो ये मार्केट भी हम थोड़ा सा इसको हम कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट, जब हम मार्केटिंग करेंगे तो एक इससे दो चीजें होती हैं। एक तो इंटरडिपेंडेंस जब बढ़ेगी, तो जो एक सिंदूर के टाइम पे लोगों ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, हमारे खिलाफ कोई नहीं खड़ा था, मैं तो ये कहना चाहूंगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप से उनकी जरूरतें पूरी होंगी तो वो आपके साथ भी खड़े होंगे। तो ये चीजें हैं। और ये कभी भी, मतलब जो न्यूक्लियर पावर जनरेट हो रही है, इसको कभी भी हम वेपन ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक जो हमारे दुश्मनों के लिए भी एक ये बहुत बड़ी वार्निंग होगी कि भाई जाग के रहो, अगर आज हम ये प्रयोग कर रहे। अच्छा, दूसरा, इसमें आईएईए का कोई लेना देना नहीं होगा। आईएईए की से हम अपना बना रहे हैं। और हमने क्या 1968 की जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो हमने साइन नहीं की। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया पिक्चर दिखाई है, ये अरिहंत की है। ये अरिहंत क्लास की जो सबमरीन हम लोगों ने बनाई, उसमें एक 83 मेगावाट का एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा हुआ है। आपके दर्शकों को जान के बहुत खुशी होगी, इसकी डिजाइन किसने बनाई थी? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। इसके मिनिचराइजेशन में रशिया ने हमको थोड़ी मदद की, और इसमें बहुत सी इंडियन इंडस्ट्रीज में, तो अब जो पहला अरिहंत, उसके बाद अरिघात, अरिघात के बाद अरिदमन, इन सब में हम लोग ये 83 मेगावाट का जो प्लांट लगा रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा हमको मिलेगा आने वाले सालों में, कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंडियनाइज्ड है। तो इसमें हमें किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। तो इसमें आईएईए का भी हमारे ऊपर, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका हम पे कोई दबाव भी नहीं बना रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, और मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस पे कंट्रीब्यूट किया बनाने में, हमारे साइंटिस्ट, हमारे पॉलिसी मेकर्स। ये इनिशियल रिमार्क है। अगर आपके प्रश्न हो तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास ये आईएईए की पहुंच से बाहर क्यों है, नंबर एक। और दूसरा, आपने कहा इसको वेपन ग्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो सबमरीन्स के लिए आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी एप्ट, क्योंकि सबमरीन्स नीड टू बी पावर्ड कंटिन्यूअसली व्हेन दे आर अंडर द वाटर, इतना हाई लेवल प्रेशर होता है। तो उनको एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनी, और फिजन रिएक्शन से जो ये जिससे निकल कर आती है एनर्जी, वो बहुत इनॉर्मस होती है। तो सस्टेन करने के लिए इस तरीके के वेपन ग्रेड सबमरीन्स को, या बाकी अ, हमारी टेक्नोलॉजीज को और वेपन्स को, ये बहुत एप्ट हो जाती है। जी। देखिए, पहली चीज आईएईए ने क्या किया है, आईएईए जो उन देशों की एनर्जी प्रोग्राम को, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, जो आईएईए के अंतर्गत हैं। आईएईए के अंतर्गत कौन कौन है? जिन्होंने 1968 की न्यूक्लियर नॉन एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। को उन्होंने साइन किया हुआ है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। और इसमें क्या हुआ, 123 एग्रीमेंट जब हुआ था अमेरिका के साथ, तो उसमें यह हुआ था कि हमारे उस वक्त 21 प्लांट थे, 21 में से 14 प्लांट जो थे, जो कि पावर जनरेशन के थे, तो इंडिया मान गया कि हम इनको आपके अंडर में देने को तैयार हैं। उनके इंस्पेक्शन में आ गए। लेकिन बाकी 7 प्लांट जैसे, जिनसे कि हम लोग को वेपन ग्रेड भी तैयार करा, जिसमें ध्रुवा एक बहुत बड़ा था, और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कलपाकम में है,
वो बिल्कुल इसके अंडर में नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग जो सेकंड स्टेज का जो हमने काम शुरू किया है, जैसा कि कलपाका में एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन रहा है, वो सब जो है वो इसमें आईएए के इंस्पेक्शन में नहीं है, तो ये हमारा अपना है। तो जो चीज़ हम उनके अंडर में नहीं, उसको आप नहीं कर सकते। एक तो ये आपका प्रश्न था। दूसरा, वो आईएए का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो आपने अरिहंत की बोली, अरिहंत जो है हमारी जो है स्ट्रेटेजिक सबमरीन है, अटैक सबमरीन नहीं है, ये जो है हमारी एसएसबीएन है। इस जो एसएसबीएन होती हैं, ये एक जगह बैठ करके ये मार सकती हैं। तो ये अगर पानी के अंदर होंगी और न्यूक्लियर से चल रही हैं, तो इनके कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ है। तो ये जो अरिहंत क्लास में जो हम लोगों ने लगाया है न्यूक्लियर पावर पैक, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अदृश्य रहती हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका वेपन ग्रेड आप कर रहे हो, जो इनकी जो मिसाइल्स होंगी, जैसे कि आपकी ब्रह्मोस है, उसमें भी आप लगा सकते हो, अग्नि 5 में लगा सकते हो, K4 मिसाइल है उसमें भी लगा सकते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं इंडिया की, उनके बारे में शायद हम लोग ना भी बात करें तो अच्छा है, कि वो जो है न्यूक्लियर वॉरहेड यूज कर सकती हैं। तो आप अपने हार्बर में बैठकर ये एसबीएन को यूज करके आप कोई भी टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया ने पिछले साल एक और निर्णय लिया था कि अटैक सबमरीन जो जा सकती हैं, देखिए वो भी होंगी न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, क्योंकि आपने एक बार टेक्नोलॉजी अगर मास्टर कर ली तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी मास्टरिंग करने की बात है। तो हमारी जो ये एसएमआर की टेक्नोलॉजी है, वो बीएआरसी ने 2 स्टेज पे काम किया। एक तो अरिहंत क्लास का बना दिया, दूसरा अभी जो भारत एसएमआर बनाए हैं, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, वो भी हमारी अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। तो हम ना टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहे हैं, ना मटेरियल पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेकंड स्टेज का प्रोग्राम शुरू हो गया है। अगर सेकंड स्टेज का प्रोग्राम शुरू हो गया तो इससे जितना ज़्यादा सेकंड स्टेज होता जाएगा, उतना हमारा यूरेनियम की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होगी प्लूटोनियम की, जो इसका बाय प्रोडक्ट है और जो कि सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और हम लोग ये जो स्टेप बाय काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज भी देखिए 1958 का बनाया हुआ 3 स्टेज हमारा प्रोग्राम आज भी वैलिड है, और वो इंडिजिनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट एक हिस्टोरिकल मैं आपको बता दूं कि 1946 में होमी भाभा ने नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी थी, आज़ादी के पहले, कि जब आज़ाद भारत होता है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना चाहिए। तो ये जो लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, तो वहां पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने उनको पूरी छूट दी थी। तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा शुरू हुआ है, और इसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, उसमें एक मिनिस्टर स्टेट होता है, लेकिन बाकी पूरा प्राइम मिनिस्टर आज भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है। तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, और ये बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है, जिसको जो हमको बहुत आत्मनिर्भर बनाएगा। सर, आपने बताया आईएईए की पहुंच से बाहर होगा। मुझे लगता है कि दुश्मनों में तो खलबली मचना तय है। बिल्कुल, बिल्कुल खलबली मचेगी, क्योंकि मचनी मेन चाहिए। सर, ये सारे सारे पॉइंट्स छोड़ के दिस इज द मेन पॉइंट कि हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट्स को न्यूक्लियर प्लांट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आउट ऑफ द आईएईए, आउट ऑफ द साइट, हम क्या कर रहे हैं? हो सकता है हम कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो इससे मिर्ची बहुत लगने वाली है, बहुत लोगों को बिल्कुल मिर्ची लगना लगने ही वाली चाहिए, लगना चाहिए। लोगों को डर के रहना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि डरना अच्छा है, सेहत के लिए, इनकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि तभी ये हमारे साथ जो है कोई मिसबिहेवियर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को बहुत इस पे बहुत तेजी से काम करना है, कि जिसका पूरी की पूरी, कहीं हमने जो ये प्रेशराइज है वाटर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी की, ये लोगों को बहुत परेशानी है इससे, क्योंकि हम लोगों ने पूरी जो टेक्नोलॉजी की साइकिल है वो पूरी इंडिजिनाइज कर ली। पहले बाय द वे मैं आपको गायत्री जी बताऊं, इसको कैन डू टेक्नोलॉजी बोलते थे, कनाडा ने ये टेक्नोलॉजी शुरू में दी थी, लेकिन हमने इसमें इतना काम किया कि आज ये हमारी टेक्नोलॉजी बन गई। इसको हम लोग एन टू टेक्नोलॉजी बोलने लगे, और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, और इसमें सब चीज जो है इंडियन है, कहीं कोई बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। तो कोई हम पे कोई किसी तरह का जोर तो दबाव डाल इसमें ही नहीं सकता। पे ये भी नहीं कह सकते कि हम आपको ये मशीन नहीं भेजेंगे तो आपका काम रुक जाएगा, हम आपको ये यूरेनियम नहीं भेजेंगे तो आपका काम रुक जाएगा। तो ये टोटली आप हमारे आप उसमें है। आपने आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए,
जब तक पहले हमारे पास क्या था, यूरेनियम बहुत कम था, तो सिर्फ एक जादूगोडा माइन थी जो झारखंड में है, एक डोमिया साठ थी, जो कि वहां पे उन्होंने कुछ एनजीओ से उनकी डीप स्टेट ने करा के कहा कि ये नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में आपका जादूगोडा में दोबारा यूरेनियम मिलने लगा है। जब से तुमलापल्ले मिला है जिसमें कि बहुत यूरेनियम है, कडप्पा वाला, तो अब हम यूरेनियम में भी सक्षम हो गए। लेकिन जो थोरियम हमारे पास है, इसलिए 123 एग्रीमेंट, ये जो एक मेरे हिसाब से अमेरिका का एक आपके अगेंस्ट षड्यंत्र था कि आप सिर्फ अटके रहो यूरेनियम के ऊपर, आप सेकेंड स्टेज में जाओ ही नहीं। आप देखिए 1997 से हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का कलकत्ता में बन रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ टुकनी एआईए आईएईए ये सब सेफ्टी सुफ्टी के लिए लगाते रहे। ओनली जुलाई 2024 में उसकी लोडिंग शुरू हुई और इस साल के अंत तक वो पावर जनरेट करने लगेगा। एक बार हमने वो पावर जनरेट, तो हमारा क्या है कि हम लोग मूव हो जाएंगे कहाँ से, जो यूरेनियम बेस से लेके हम थोरियम बेस पे आ जाएंगे। तो ये जितना ज्यादा होता जाएगा, तो ये लोगों के दिल में बहुत डर पैदा कर रहा है, और हमारे लिए बहुत मुफीद है कि ये हम अपनी पूरी तरह सक्षम होते जाएंगे, और ये कोई हमको पकड़ ही नहीं सकता इसके मामले में। ये पकड़ ही नहीं सकता है। हम पावर में तो हम हो ही जाएंगे सक्षम, बट वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी चाहिए ना, दोबारा पहलगाम की कोशिश करें अगर, तो वो भी बिल्कुल, हमारे लिए देखिए ऐसा ऐसा है कि आज की तारीख में भी अगर आप देखिए गायत्री जी, तो आपने पढ़ा होगा कि एक जमाना था कि पाकिस्तान के पास जो उनके न्यूक्लियर वॉरहेड थे वो हमसे ज्यादा थे, लेकिन आज में हमारे पास उनके उनसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, और हम अपने 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 यहाँ से ही पैदा कर रहे हैं, और जो आईएए का उस पर कोई जोर नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिकन जो है, जो सबसे बड़ी सिंदूर उन्होंने एक टॉर्पीडो करने की कोशिश की, क्योंकि ये पूरे उनके हैं वहां पे जो हैं। तो अब वो जो है वो कहेंगे भैया ये खत्म हो गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान जो है वो तो उस बैसाखियों पे चलता है ना। कहाँ से उसने चोरी से टेक्नोलॉजी लाया कि उसको अमेरिकन ने सपोर्ट किया। आप आप अपने दर्शकों को बताइए, किताब है क्रिटिकल मास, और उसमें क्या है, उन्होंने बोला है कि किसिंजर ने आके बेनजीर भुट्टो से कहा, और बेनजीर भुट्टो को नहीं मालूम था कि उनके न्यूक्लियर के वॉरहेड किसके कब्जे में है, वो उनके चीफ के कब्जे में होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें, ये पाकिस्तान पाकिस्तान तो आप छोड़िए, ये हमारी जो जो फाइव है, ये अग्नि फाइव, थैंक यू, ये मेरी किताब आपने दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिस ये इज जो न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया एंड एनर्जी सिक्योरिटी मैट्रिक्स एंड अप्रेजल। तो प्लीज गो अहेड एंड ये उस पे अवेलेबल है अमेजोन पे, बोथ इन किंडल फॉर्म एंड इन हार्ड कॉपी। यू मस्ट हैव दिस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड एनर्जी मैट्रिक्स ऑफ भारत। जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी जो मिसाइल्स हैं, वो इवन चाइना घबराया हुआ है अग्नि फाइव से। तो अभी आप चिंता मत करो, ये सब के सब हिसाब किताब इनके लगाए जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो थे ये अपने एक अलग दिशा में चल रहे थे, और भारतवर्ष जो है एक अलग दिशा में। हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी चीज है, लड़कों के पास दिमाग है, लड़कों के पास इनोवेशन की, जैसे आप देखिए एसएमआर ये इनोवेशन है। आप बड़े बड़े प्लांट बनाते रहो, कि पहले पहले हम लोग 220 मेगावाट का बना रहे थे, फिर 500 मेगावाट का बनाने लगे, अब 700 मेगावाट का बनाने लगे। खिचिर खिचिर खिचिर, अभी एसएमआर हुआ तो 300 मेगावाट के। आप अगर लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा पावर, टीसीएस बनाने लगे, तो आप देखिए कि एक साथ कम से कम 10-15 प्लांट बन जाएंगे। 15 प्लांट बन गए तो 15 से 1500 मेगावाट एक एक, तो एक मुझे प्लान से ज्यादा एक्साइटिंग होता है हथियार कितने बना सकते हैं जब ये सारे बन जाएंगे प्लान्स तो। जी, वो तो एक अलग, वो एक्चुअली मेरे ख्याल में एक चीज है जिस जो कि अभी थोड़ी क्लासिफाइड डोमेन में, उसके बारे में बहुत ज्यादा ना हम लोगों को बात करनी चाहिए ना मालूम है। लेकिन हाँ, फैक्ट रिमेन्स कि हमारे पास कैपेबिलिटी पूरी तरह से है इसको हथियार बनाने में कन्वर्ट करने के लिए, और वो बहुत ही मजबूत है और सस्टेनेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी और के ऊपर किसी चीज पे आप डिपेंड करते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते।
हमारी ये जो वेपन मेकिंग कैपेबिलिटी है ये सस्टेनेबल है। एंड इसीलिए आप देखिए कि आप आसानी से कोई आपको साथ अब मेडल करने के लिए हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हुआ हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की, आप देखिए जो एसएसबीएन वगैरह बनी है क्या है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। आपका रफेल है क्या है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। तो इट्स नॉट ओनली दैट, हमने एक पॉलिसी बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कि हम नो फर्स्ट यूज, हम अपने आप पहली बार यूज नहीं करेंगे। इसके बारे में बहुत से लोग सवाल कर ले क्यों नहीं करेंगे, लेकिन बी एज इट में जो आज तक जब पॉलिसी जो है वो है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ Yeah, जाए, but तो हमको there हमारे has been a change in that कि we won't strike first. उसमें अभी recently I think जयशंकर जी ने कोई statement दिया था कि हमारी कोई भी policies binding नहीं है and it's not bigger than the safety and वही security of भारत. वही मैं कह रहा हूँ ना Recently भी कि उन्होंने वो stand वो भी लिया रिवीजन में है, लेकिन आज की तारीख में एज द पॉलिसी स्टैंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेटेड पॉलिसी है, वो सिंपल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास सेकंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम हवा से भी कर सकते हैं और पानी से भी मार कर सकते हैं, और हमारी जो मिसाइल्स हैं वो बिल्कुल केपेबल हैं कहीं भी जाने के लिए। तो ये जो है किसी भी देश को किसी तरह का, क्योंकि जिसको मैंने जैसे बताया कि आप देखिए एक छोटा सा डिफरेंस देखिए, एसएसबीएन है, इसको कोई बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसकी अपनी मिसाइल की कैपेबिलिटीज हैं, ये पहुंच जाएंगी जहां इनको पहुंचना है इनकी मिसाइल्स। फिर अटैक सबमरीन हम बना रहे हैं, जो अटैक सबमरीन तैयार होगी तो वो तो उनके घर में घुस के मारने वाली बात होगी, तो वो एक कैपेबिलिटी है। रफेल हमारे पास है जो कि एक कैपेबिलिटी है। आज आपने देख लिया कि जो आपने रुद्रम वगैरह बना करके उनकी जो आकाश तीर रुद्रम का कॉम्बिनेशन, जो आई सीसीएस का जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह से जो हुआ जिसने कि उनकी पूरी मतलब हवा निकाल दी पाकिस्तान की, उनके सारे HQ-9 HQ-16 सब फुस हो गए, कुछ नहीं कर सके वो हमारे खिलाफ। और हम जहां जाते थे, जो 9-10 की रात में हमने जिस तरह से उनके 11 ठिकानों को मारा, और जिसमें शहबाज शरीफ ने बाद बोला कि 9 और ठिकाने थे, वो भी आपने उड़ा दिए। तो ये जो है कैपेबिलिटी, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी हमारे पास है, सेकंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है। एंड आप जो इसमें गौर कीजिए कि जो सिंदूर के समय में ये सबसे बड़ी चीज हुई कि अगर हम जा करके ब्रह्मोस से मार सकते हैं, तो भाई जी हम अग्नि 5 से क्यों नहीं मार सकते। तो ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया भर को चला गया। और जब नूर खान में हम बगल में जाके मार सकते हैं, तो नूर खान में हम उनके उस पर क्यों नहीं मार सकते, सरगोदा पे क्यों नहीं मार सकते। तो ये चीज जो है ये एक मैसेज एक हम लोगों ने दिया था, एक बहुत बड़ा मैसेज भारतवर्ष ने दिया है, जिससे कि कोई जरूरी नहीं है, बहुत सी चीजें कहने की जरूरत नहीं होती है, करने की जरूरत होती है। तो इंडिया जो है अपने आप में करता जा रहा है, और किसी तरह की हमको मतलब कुछ वो नहीं हल्ला है, करें, इसीलिए हल्ला पूरी करें। दुनिया घबराई। जी, साइलेंट साइलेंट जी प्लेयर। भारत हाँ, चुपचाप कोई काम करे। बहुत सी चीज़ों हम लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना कि फिर क्या होता है, आप कमिट हो जाते हो। कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है, हमें अपना काम चुपचाप करते रहना चाहिए, और कैपेबिलिटी जब ज़रूरत हो तब दिखाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से इसमें पहले एक सभी मैं एक आखिरी में एक आपको शेर सुना देता हूँ, हाँ? तो उसमें थे, बदल के सारे जहां का निज़ाम रख दूंगा, अभी तो देख रहा हूँ हवा ज़माने की। ये हिंदुस्तान की पॉलिसी है, बदल के सारे जहां का निज़ाम रख दूंगा, अभी तो देख रहा हूँ हवा ज़माने की। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।